नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें आज हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, बंगाल पर अंग्रेजों के आधिपत्य का। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने पार्ट 1 अपलोड किया था आधुनिक भारत के इतिहास का जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है उसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है तथा पार्ट 1 में हमने कवर कराया था लगभग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि संबंधित किससे थे, तो भारत में यूरोपीय कंपनियों से संबंधित है। तो अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है जो कि आधुनिक भारत के इतिहास पर आधारित है तो उसे आप देख लीजिएगा। वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे भारत में यूरोपीय कंपनियों से रिलेटेड उनको हमने कवर करा दिया है। तथा आज हमारा पार्ट 2 इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे तथा पार्ट 2 में आज हम कवर कराएंगे आपको बंगाल पर अंग्रेजों के आधिपत्य से संबंधित जो टॉपिक है उसको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त होने वाला बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही था। जो मुर्शिद कुली खान था यह मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त होने वाला बंगाल का अंतिम गवर्नर था। अब यह बंगाल का अंतिम गवर्नर क्यों था? क्योंकि इसके बाद ही जो मुर्शिद कुली खान था इसने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी। इसी कारण से इसको मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां के द्वारा ही बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी गई थी इसके बाद। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा बंगाल का पहला नवाब भी बना था मुर्शिद कुली खां, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मुर्शिद कुली खान जो था उसने बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा बंगाल का यह पहला नवाब भी बना था। तथा यह बंगाल का नवाब कब से कब तक था? तो 1713 से लेके 1727 ईस्वी तक यह बंगाल का नवाब बना था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा नवाब बनने के बाद जो मुर्शिद कुली खां था इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जब मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब बना तब इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। तो इसे आप याद रखिएगा, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। यानी ब्रिटिश प्रभुत्व को भारत में प्रारंभ करने में सबसे अधिक जो रोल था वह किस युद्ध ने निभाया था? तो यह युद्ध था प्लासी का युद्ध। आप इसे याद रखिएगा। जो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, इसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। तो आप इसे याद रखिएगा। प्लासी के युद्ध का एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने का। तो आप इसे याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध लड़ा कब गया था इसे भी आप याद रखिएगा। तो एग्जैक्ट डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी को। कब? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। आप इसे याद देखिएगा। बंगाल का नवाब उस समय था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। तो इसे आप याद देखिएगा, यह डेट आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तथा उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो उस समय अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उस समय अंग्रेजी सेना का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो था उस समय उसने अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तो
आप एक डिटेल में पूरी तरह से याद रख सकते हैं। जो प्लासी का युद्ध था यह 23 जून 1757 में लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। और उस समय अंग्रेजी सेनापति की कमान मतलब अंग्रेजी सेनापति उस समय था रॉबर्ट क्लाइव। तथा यह जो प्लासी का युद्ध था इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी? तो इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की विजय हुई थी तथा इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना की विजय हुई थी तथा इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला था वह हार गया था। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को लड़ा गया था इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की विजय हुई थी तथा इसमें सिराजुद्दौला हार गया था। तथा उस समय जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो उस समय अंग्रेजी सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। तो इसे आप याद रखिएगा, यह लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो उस समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव उस समय अंग्रेजी सेनापति था जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो प्लासी का युद्ध था यह लड़ा गया था 23 जून 1757 को। तो आप इसे याद रखिएगा 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव। अब इसको भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी के समय अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता था जिससे जो अंग्रेजों का प्रभुत्व था वह स्टार्ट हो गया था भारत पे बनना। तो इसी कारण से जो है रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? यह भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दी गई थी तथा यह जो रॉबर्ट क्लाइव था भारत में गवर्नर 2 कार्यकाल में रहा था। पहली बार यह गवर्नर बना था 1757 से 1760 के मध्य। उसके बाद यह गवर्नर बना था 1765 जब बक्सर का युद्ध खत्म होता है। उस समय बक्सर के युद्ध के खत्म होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा इंडिया बुलाया जाता है गवर्नर के पद पे तथा यह 1767 ईस्वी तक दोबारा भारत का गवर्नर रहता है। तो ये 2 कार्यकाल में गवर्नर बनता है भारत का। पहला इसका कार्यकाल था 1757 जब प्लासी का युद्ध स्टार्ट होता है तथा यह 1760 तक यह भारत का गवर्नर रहता है भारत में। तथा उसके बाद दूसरे कार्यकाल इसका स्टार्ट होता है बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद, यानी 1765 से 1767 तक यह दोबारा भारत में गवर्नर बनता है। तो आप इसे याद रखिएगा तथा इसे जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दी गई। तो इसे अभी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। जो मीर कासिम था इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया? यह भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में स्थापित कर दिया था? तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध माना जाता है बक्सर का युद्ध, यानी ऑप्शन जो इसका ए है हमारा बिल्कुल सही है। जो बक्सर का युद्ध था यह
सबसे अधिक निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद जो अंग्रेजों का प्रभुत्व था वह भारत में स्थापित हो चुका था पूरी तरह से। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो बक्सर का युद्ध था यह लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। आप इसे याद रखिए। डेट आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेट डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो डेट आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो जो बक्सर का युद्ध था यह लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो भारत की तरफ से 3 सेनाओं ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। पहला, उस समय अवध का नवाब था सुजाऊ दौला। आप इसे याद रखिएगा। अवध का नवाब था सुजाऊ दौला। उसके बाद बंगाल का नवाब था मीर कासिम। उसके बाद मुगल सम्राट थे उस समय शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों की सम्मिलित सेना ने मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा था। तो आप इसे याद रखिएगा। बंगाल का नवाब था उस समय मीर कासिम। उस समय अवध का नवाब था सुजाऊ दौला और मुगल बादशाह थे उस समय शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों ने मिलकर जो है बक्सर का युद्ध लड़ा था। तथा जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया था तो अंग्रेजी सेनापति उस समय कौन था? तो अंग्रेजी सेनापति उस समय था हेक्टर मुनरो। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया था तो उस समय अंग्रेजी सेनापति था हेक्टर मुनरो। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस बक्सर के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इस बक्सर के युद्ध में इन तीनों सेनाओं ने जो हिस्सा लिया था, अवध के नवाब की सेना, उसके बाद बंगाल के नवाब की सेना, उसके बाद मुगल सम्राट की जो सेना, इन तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया था। इन तीनों सेनाओं की हार हुई थी तथा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। तथा इसी बक्सर के युद्ध ने पूरी तरह से जो है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित भी कर दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस बक्सर के युद्ध के बाद ही जो था क्या था? तो इस बक्सर के युद्ध के बाद जो दीवानी, इसी बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप ही जो 3 राज्यों की, बिहार की, आप याद रखिएगा, बिहार की, बंगाल की और उड़ीसा की जो दीवानी अधिकार था वह अंग्रेजों को दे दिया गया। तो जिसे भी आप याद रखिएगा। जब बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ तो बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, इसने बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार था वह अंग्रेजों को दे दिया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। तो आप इसे याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। तथा उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब था मीर कासिम और उस समय अवध का नवाब था सुजाऊ दौला। तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया था तो बक्सर के युद्ध के समय जो है मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल का नवाब था मीर कासिम और अवध का नवाब था सुजाऊ दौला। तथा उस समय बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति था हेक्टर मुनरो। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? जैसा कि मैंने आपको बताया, बक्सर का युद्ध जब लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, तो उस समय अंग्रेजी सेनापति था हेक्टर मुनरो। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि जब बक्सर के युद्ध लड़ा गया था तो उस समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो उस समय अंग्रेजी सेनापति था हेक्टर मुनरो। तथा एक चीज और आप याद रखिएगा, जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो उस समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो मैंने आपको बताया था जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो उस समय अंग्रेजी सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। तो दोनों आपको याद रखना है, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, बक्सर के युद्ध में निम्न में से किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब सुजाऊ दौला ने हिस्सा लिया था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने हिस्सा लिया था और बंगाल के नवाब मीर कासिम ने हिस्सा लिया था, परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने बक्सर के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। अगला प्रश्न हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है क्या? तो बक्सर का युद्ध। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बक्सर का युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद जो ब्रिटिशों का
प्रभुत्व था वह पूरे भारत में स्थापित हो चुका था। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, बक्सर का युद्ध तथा बक्सर के युद्ध के समाप्ति के बाद ही अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी अधिकार है वह दे दिया गया था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दिए? तो जैसे ही आपको पता होगा, जैसे ही जो बक्सर का युद्ध समाप्त होता है तो इलाहाबाद की दूसरी संधि की जाती है। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है वह की जाती है अगस्त 1765 में। आप याद रखिएगा, अगस्त 1765 में बक्सर की लड़ाई की समाप्ति के बाद जो है इलाहाबाद की दूसरी संधि की जाती है तथा इस संधि के अनुसार जो है जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, उनको अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसके बाद उन्हें इलाहाबाद में रखा गया तथा इसी इलाहाबाद में जो है 12 अगस्त 1765 को जो मुगल बादशाह था उसने एक फरमान जारी किया। इस फरमान के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी गई। तो आप इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों की जो दीवानी है वह दे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को तथा यह किसके तहत हुआ था, तो इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत जो कि अगस्त 1765 में की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा तथा इस दीवानी के बदले इन तीनों राज्यों की दीवानी के बदले जो है कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने सम्राट को 26 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो है इस दीवानी दिए जाने के बदले जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया, उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा भी की थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब की गई? तो इलाहाबाद की दूसरी संधि की गई थी अगस्त 1765 में तथा इसी इलाहाबाद की संधि में नया गवर्नर बन के आया था रॉबर्ट क्लाइव भारत में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब इलाहाबाद की संधि की गई थी तो उस समय जो है भारत का गवर्नर बन के आया था रॉबर्ट क्लाइव तथा इसी रॉबर्ट क्लाइव ने ही इलाहाबाद की संधि करवाई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दिया गया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी तो उस समय जो है गवर्नर आया था नया बन के भारत में रॉबर्ट क्लाइव, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों की दीवानी दे दी थी। कब दी थी? तो 12 अगस्त 1765 को। ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तथा इसी 12 अगस्त 1765 को ही इलाहाबाद की दूसरी संधि की गई थी तथा इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत ही जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था उसको अंग्रेजों ने अपने यहाँ पे बस अगस्त 1765 होगा। तो इसी इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत ही जो शाह आलम द्वितीय था मुगल बादशाह, उसको अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया था तथा उससे जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त कर ली थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो जब 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तीनों राज्यों की दीवानी दे दी गई थी तो इस दीवानी प्राप्त करने के बाद जो ब्रिटिश थे वे सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खासो। खासी, जो खासी पर्वतीय जनजाति है इसी के सबसे पहले संपर्क में आए थे ब्रिटिश जब उन्होंने दीवानी प्राप्त कर ली थी। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल सही है, खासी जनजाति। अगला हमारा है, 18वें शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए। तो आपको 4 युद्ध दिए गए हैं, इन 4 युद्धों को सही क्रम में बताना कि सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, सबसे लास्ट में कौन हुआ।
तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने का सही तरीका क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए, कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता होगी तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए वन बाय वन करके देख लेते हैं कि जो युद्ध था वह कब लड़ा गया था। तो वांडीवास की लड़ाई कब लड़ी गई थी, सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं। तो वांडीवास की जो लड़ाई थी यह 1760 में लड़ी गई थी। मतलब यह जो वांडीवास की लड़ाई थी यह फ्रांस और अंग्रेजी सेना के मध्य लड़ी गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। तथा बक्सर का युद्ध था 22 अक्टूबर 1765 को। उसके बाद अंबर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो जो अंबर का युद्ध था यह लड़ा गया था 1749 ईस्वी को। तो इस प्रकार से यह जो क्रम है बिल्कुल गलत हो गया। तथा जो प्लासी का युद्ध था यह 1757 को लड़ा गया था। तो यह क्रम बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। उसका दूसरा ऑप्शन क्या हमारा कह रहा है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध लड़ा गया था 1749 ईस्वी में। उसके बाद प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। उसके बाद वांडीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में। और उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। तो यह क्रम तो बिल्कुल सही लग रहा है। तो आई होप आंसर हमारा बी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी को हम कंफर्म रखते हैं। आइए ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। तो वांडीवास का युद्ध जैसा कि मैंने आपको बताया 1760 में लड़ा गया था। उसके बाद प्लासी का 1757 में। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि 1760 पहले हो गया और 1757 बाद में, तो ये गलत हो गया ऑप्शन सी। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, अंबर का युद्ध 1749 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 1764 में। उसके बाद प्लासी का युद्ध आपका हो जाएगा 1757 में। और वांडीवास का 1760 में। तो ये भी क्रम बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी अंबर का युद्ध 1749। उसके बाद प्लासी का युद्ध 1757। और उसके बाद वांडीवास की लड़ाई 1760। और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। तो जो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बंगाल नवाब ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी। तो वह बंगाल का नवाब कौन था जिसने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी, तो अलवर्दी खां, यानी ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अलवर्दी खां जो था बंगाल का नवाब, उसने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी। तो ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अलवर्दी खां। बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब दोबारा बना दिया था। तो जैसे ही बक्सर का युद्ध समाप्त होता है, तो बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद जो है मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने बना दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा, मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का, जैसे ही बक्सर का युद्ध समाप्त होता है। तथा इसके बाद ही जो मीर जाफर था इसकी मृत्यु भी हो जाती है 5 जनवरी 1765 को। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जब दोबारा यह बंगाल का नवाब बनता है अंग्रेजों के द्वारा, तो इसके कुछ ही दिनों बाद 5 जनवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु भी हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, गिरिया का युद्ध, एक चीज और आप याद रखिएगा, जो बक्सर का युद्ध था उस समय बंगाल का नवाब कौन था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उस समय बंगाल का नवाब था मीर कासिम। जैसे ही मीर कासिम युद्ध में आता है तो दोबारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, बक्सर के युद्ध के समय मीर कासिम था नवाब। जैसे ही बक्सर का युद्ध समाप्त होता है तो मीर कासिम की जगह जो है मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया जाता है बंगाल का अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो गिरिया का जो युद्ध था यह 1740 में लड़ा गया था। किसके बीच, तो सरफराज और अलवर्दी खां के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 1740 में गिरिया का युद्ध सरफराज उसमें बंगाल का नवाब था और जो सूबेदार था अलवर्दी खां, इसके मध्य लड़ा गया था, अलवर्दी खां इसके मध्य लड़ा गया था गिरिया का युद्ध। तथा जब गिरिया का युद्ध लड़ा गया तो उसमें बंगाल का नवाब था सरफराज और बिहार का सूबेदार था उस समय अलवर्दी खां। तथा इस गिरिया के युद्ध में जो बंगाल का नवाब था सरफराज, उसको अलवर्दी खां ने हरा दिया। तथा अलवर्दी खां को हराने के बाद नया नवाब बन गया था, सरफराज को हराने के बाद बंगाल का नया नवाब बना था अलवर्दी खां। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस युद्ध में विजय पाने के बाद अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था। तो गिरिया के युद्ध में सरफराज को हराने के बाद जो है अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा गिरिया का युद्ध जो था यह 1740 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा है,
काल कोठरी की त्रासदी यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना किससे संबंधित है? तो यह जो काल कोठरी की घटना है, इस घटना के बारे में यह कहा जाता है कि जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, आप याद रखिएगा, काल कोठरी की घटना के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। तो ऐसा माना जाता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा 20 जून के दिन, कब? तो 20 जून के दिन जो है 146 अंग्रेजों का, आप याद देखिएगा, 146 अंग्रेजों को जो है एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया जाता है तथा अगले दिन सुबह इन 146 अंग्रेजों में से केवल 23 ही जिंदा बचते हैं। तो इसी घटना को जो है काल कोठरी की त्रासदी यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है तथा यह जो काल कोठरी की घटना है यह सिराजुद्दौला से संबंधित है। यह घटना क्या थी? मैंने आपको बताया कि 20 जून के दिन जो है बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला, उसने 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था तथा इसके अगले दिन ही इस छोटे कमरे में से 146 में से केवल 23 अंग्रेज व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। तो इस घटना को जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है तथा इसी के बाद ही जो है इसी के एक साल बाद ही जो है प्लासी का युद्ध भी हो जाता है 1757 में। यह जो घटना थी यह हुई थी 20 जून 1756 को तथा इसके ठीक एक साल बाद ही जो है प्लासी का युद्ध भी लड़ा जाता है सिराजुद्दौला के द्वारा, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो काल कोठरी की घटना थी यह सिराजुद्दौला से संबंधित थी। कब हुई थी? तो 20 जून 1756 ईस्वी को। इसमें 146 अंग्रेज व्यक्तियों को जो सिराजुद्दौला था उसने एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से 146 अंग्रेज व्यक्तियों में से केवल 23 ही जिंदा बचे थे। इसी को काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्लासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला के किस सेनापति ने धोखाधड़ी की थी? तो जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का उस समय सेनापति था मीर जाफर तथा मीर जाफर ने ही उस समय धोखाधड़ी कर दी थी, जिसके कारण से जो है सिराजुद्दौला की हार हो गई थी प्लासी के युद्ध में। तो आप इसे याद देखिएगा, प्लासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, जिसने धोखाधड़ी कर दी थी तथा इस धोखाधड़ी के कारण ही जो है सिराजुद्दौला की हार हो गई थी प्लासी के युद्ध में। तो आप इसे याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो प्लासी के युद्ध के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब प्लासी का युद्ध चल रहा था तो उस समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था तथा उस समय जो मीर जाफर था वह उसका सेनापति था। परंतु जो मीर जाफर था वो अंग्रेजों की तरफ मिल गया था तथा उसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी कर दी तथा उसके बाद जब प्लासी का युद्ध समाप्त होता है तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीर जाफर प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा तथा यह बंगाल का नवाब बना था 1757 में। जब प्लासी का युद्ध समाप्त होता है 1757 से 1760 तक यह बंगाल का नवाब रहता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ दोबारा यह बंगाल का नवाब कब बनता है? तो दोबारा यह बंगाल का नवाब बनता है जो है कब? तो दोबारा यह बंगाल का नवाब बनता है बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 25 सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है जो कि बंगाल पर अंग्रेजों के आधिपत्य से संबंधित थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं एवरीडे। एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस आ रहे हैं सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमरीश @14। विमरीश मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।